आबे की हत्या के बाद जो हालात जापान में पैदा हुए हैं वो बहुत ही दुखद हैं। लेकिन क्या कारण है कि उनकी नीतियों को लेकर के उस सैन्यकर्मी में नाराजगी बताई जा रही है, जो जापान का एक सैन्यकर्मी भी रहा। उसके बाद उसने नीतियों का इस तरीके से मूल्यांकन किया और उसके बाद उसके अंदर आक्रोश आया और एक पूर्व प्रधानमंत्री की उसने हत्या कर दी। क्या मायने हैं ये, क्या मतलब निकाला जाए? सर, प्रथम तो शिंजो आबे, क्योंकि वो भारत के एक अच्छे दोस्त माने गए हैं और एक लॉन्ग स्टैंडिंग संबंध रहा है भारत का, विशेषकर मोदी जी का बहुत करीबी संबंध रहा उनसे और भारत के संग उन्होंने काफी काम किया, तो मेरी ओर से उनको श्रद्धांजलि। और जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या कारण रहे, देखिए उसकी जांच चल रही है अभी, और जब तक वहां की जापान की सरकार कुछ नहीं कहती, कहना अतिशयोक्ति होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि वो बिगर देन लाइफ पॉलिटिकल फिगर थे जापान की पॉलिटिक्स में। और ये जो बात बार बार आ रही है कि पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान के इतिहास के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे, लेकिन वो मैं ये कहता हूँ कि अभी भी डी फैक्टो प्रेसिडेंट थे, हालांकि वो कुर्सी पे नहीं थे, क्योंकि चाहे फुमियो किशिदा हो या उनके पहले के जो प्रधानमंत्री हो, ये सब अंडर हिज शेडो थे, जिसके कंधे पर वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में हाथ रख रहे थे, वो ही वहां पर सत्तारूढ़ हो रहा था। और कहीं न कहीं जनमानस में भी उनके प्रति एक रुझान था। तो इस हत्या को देखिए, अभी हम सब कयासबाजियां ही कर रहे हैं। इस हत्या में पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, इसके अंतरराष्ट्रीय एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। कई हलकों में चीन को भी माना जाता है कि उसने भी कुछ किया हो। आप जानते हैं दिवाकर जी कि मैं चीन के लेकर बहुत क्रिटिकल रहता हूँ, और ग्लोबल टाइम्स ने एक जो ट्वीट किया वो भी दिखाता है कि चीन और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी शिंजो आबे से कितनी नफरत करते हैं। और तो शिंजो आबे हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, एंटी आबे पब्लिक ओपिनियन हैज ऑलवेज इन्वेस्टेड इन जापान। तो इस समय भी वो उनकी बुराई करने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात सच है कि चीन उनसे नफरत करता था, चीन के खिलाफ उन्होंने भी बहुत काम किया, और वो नींव से बेसिकली क्वाड के जन्म के, क्वाड की रचना उन्हीं के दिमाग का कार्य था। अभी ताइवान का भी काफी समर्थन कर रहे थे उन्होंने। लास्ट जो बड़ी इंटरनेशनल डिमांड की थी अमेरिका से, वो ये थी कि जापान को भी न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिलना चाहिए, जैसे कि अमेरिका के द्वारा नेटो के देशों को दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सीधे ये कहना कि चीन ने हत्या करवाई होगी, अभी जल्दबाजी होगी, जब तक कोई प्रमाण नहीं आता। क्योंकि जो फुटेजेस आए वो बड़े ही एमेच्योर टाइप के थे, क्योंकि जो बंदूक का उपयोग हुआ वो DIY डू इट योरसेल्फ, मतलब हैंडमेड, घर में बनी हुई बंदूक होगी। फिर कुछ फुटेजेस जो दिख रहे हैं उसके अंदर गोली के बाद जो धुआं निकल रहा है, ऐसा लगता है कि गन पाउडर भी जो था वो मॉडर्न स्मोकलेस पाउडर नहीं था। तो यदि चाइना या कोई और देश इसके पीछे होता तो मुझे लगता है कम से कम ये कंट्री मेड हैंडमेड सामान का उपयोग नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा इस चीज को लेकर जब तक जांच पूरी नहीं हो, क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय एस्पेक्ट से आप सोचे तो शिंजो आबे का कद बहुत बड़ा था, और ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वो केवल जापान के नेता नहीं थे, बल्कि इंडो पैसिफिक के बड़े नेता थे। इंडो पैसिफिक की अवधारणा जो है उसमें भी उनका एक बड़ा रोल था। एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक जो हुआ उसमें भी उनका एक बड़ा रोल था। तो उनके अंतरराष्ट्रीय शत्रु भी थे, लेकिन अभी किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचना मुझे लगता है गलत होगा। ये तो आपने चीन का एक जो दृष्टिकोण है उस पर आपने प्रकाश डाला। अगर घरेलू मामले हों या घरेलू अंतरकलह हो, घरेलू राजनीति का जहां तक संबंध है, उसको लेकर के आपका क्या आकलन हो सकता है? मैंने आरंभ में पहली बात यही कही कि उनका राजनीतिक कद जो था जापान में बिगर देन लाइफ था,
और उनकी पार्टी में भी उनका पद इतना बड़ा था कि जिसके कंधे के ऊपर हाथ रखते थे वो प्रधानमंत्री बन जाता था। तो इस एस्पेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि उसमें उनकी पार्टी की इंटरनल राइवलरीज भी हो सकती हैं, और जो दूसरी पार्टीज हैं, क्योंकि जब से वो जापान की जो पॉलिटिकल एटमॉस्फियर में छाए हैं, उसके बाद से आप देखिए कि लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के अलावा बाकी पार्टियां बैक सीट पे चली गई हैं। और अभी चुनाव का समय था और परसों शायद वहां वोटिंग थी अपर हाउस के लिए, जिसके वो प्रचार में गए हुए थे। तो इन सब चीजों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं इसीलिए कहता हूँ किसी भी कॉन्क्लूजन पे पहुंचना एमेच्योर होगा अभी जब तक जांच के नतीजे नहीं आते। अच्छा गुलेश जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्या वो फिर से जो चुनाव में इतना सक्रिय हो रहे थे, क्योंकि उनके स्वास्थ्य कारणों से ही उनको जो है अपना पद छोड़ना पड़ा था, तो क्या वो फिर से सक्रिय होना चाह रहे थे राजनीति में? कुछ ऐसी बातें भी। देखिए, यदि आप शिंजो आबे साहब का इतिहास देखें तो स्वास्थ्य कारणों को लेकर एक बार पहले भी वो पद से इस्तीफा दे चुके थे और फिर उसके बाद वापस से पॉलिटिकल एक्टिविटी में आए और शीर्षक पद तक पहुंचे। तो ये उनके एक तरह से राजनीतिक कैरेक्टर में था कि वो स्वास्थ्य कारणवश, क्योंकि उनको जो कोलाइटिस जिस प्रकार की थी, तो वो स्वास्थ्य कारणवश कई बार उसको एक बार ब्रेक ले चुके थे और वापस से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू कर देते थे। ये इस बात को कहना कोई गलत नहीं होगा, वो एग्रेसिवली प्रचार के कार्य में लगे थे, लगातार लगे हुए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं और ये एक बात वो कहता हूँ कि ये जापान में शीर्ष नेतृत्व के ऊपर फायरिंग करना कोई पहली बार नहीं हुआ है। मुझे स्मरण आता है कि शायद 1992 का समय था जब वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर फायर हुआ था, वो बच गए थे। और शायद 1994 था जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या पूर्व प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी फायर हुआ था, वो भी बच गए थे। हालांकि जापान में गन कंट्रोल बहुत सख्त है, मतलब जापान में बंदूक का मिलना हिंदुस्तान से भी ज्यादा मुश्किल है। उतना लूज नहीं है जैसा अमेरिका में होता है। हमारे यहाँ भी गन लॉज काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन हमसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है गन लॉज वहाँ पर। तो मनाया जाता है कि साल में 9 या 10 ही केसेस होते हैं गन शॉट इंजरीज के। इसीलिए शायद हमने जो देखा, जो फुटेजेस दिखा है कि जो गन थी वो भी हैंडमेड या कंट्री मेड टाइप की। मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूं कि इतना शांत प्रिय देश और इतना आधुनिक देश, जहां तक आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक स्थितियों का प्रश्न है, सवाल यह है कि वहां पर इस तरीके से पॉलिटिकल राइवलरी अगर माना जाए तो उसमें हत्या तक कर देने की बात सोच ली जाती है। कुछ विरोधाभासी बातें नहीं लगती आपको? ऐसा क्यों होता है? देखिए, मतलब आपको पता है ना कि 92 में भी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर हत्या करने की प्रयास हुआ था, यही गोली मारकर। 94 में भी पूर्व प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर हत्या करने की कोशिश की गई थी। तो जापान को यदि आप देखते हैं तो जापान हमको जो आज का जापान दिखता है बड़ा पैसिफिस्ट जापान दिखता है, मतलब शांति प्रिय जापान दिखता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का 1945 के बाद का जापान है। लेकिन आप जापान का इतिहास उठाकर देखिए तो जापान एक मार्शल रेस रही है। बिल्कुल। और जिस प्रकार से तो सेकंड वर्ल्ड वॉर, आप सोचिए साहब कि 2 एटम बम गिरने के बाद जर्मनी ने पहले सरेंडर कर दिया, इटली ने सरेंडर करा सबसे पहले, फिर जर्मनी ने सरेंडर किया। उसके बावजूद भी वो लड़ रहा था अकेला जापान। और किस से लड़ रहा था? ग्रेट ब्रिटेन से, फ्रांस से, यूनाइटेड स्टेट्स से, और रशिया ने भी आक्रमण कर दिया था उसको, ने भी। इन सबसे लड़ रहा था। इसके पहले भी जो जापान रशिया वॉर हुई थी उसमें उसने बड़ी आसानी से रशिया को हरा दिया था। और चाइना तो लगभग इस तरह से रोंदा था उसमें कि कोई खेतों को भी क्या रोल देगा। कोरिया को, दोनों कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पर उसका कब्जा था। तो जापान का इतिहास बड़ा अलग रहा है, आंतरिक रूप से भी और फॉरेन पॉलिसी और वॉर के हिसाब से भी। तो जितना शांति प्रिय पैसिफिक जो जापान हमको दिखता है, ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जापान है। अन्यथा आप देखिए तो जापानी जो कौम है वो बहुत मार्शल रही है और शांति प्रिय तो नहीं बोल सकते आप। अच्छा, अगर हम ये पूछें कि शिंजो आबे अगर किंग नहीं बनना चाहते थे तो किंग मेकर तो थे ही,
और अगर किंग मेकर थे तो उनके नीतियों का जो राष्ट्र के स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय जो उनकी सोच रही हो और जिसको सभी प्रधानमंत्री मानने के लिए बाध्य होते रहे हों, शायद ये कारण था कि उनके पीछे की जो शक्तियां थी या उनको जो मानने वाले या वो जो उनसे नफरत करने वाले हैं, उसमें से इस व्यक्ति का जो इसने हत्या करने की सोची और हत्या कर भी डाली, उस पर ज्यादा उनके उस व्यक्तित्व का ज्यादा प्रभाव पड़ा हो। देखिए, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो उनके दो ही सबसे प्रमुख दुश्मन देश थे, एक था चाइना, दूसरा था नॉर्थ कोरिया। बाकी आप देखिए तो पूरा पश्चिमी जगत, अमेरिका, यूरोप, हिंदुस्तान, ये सब तो उनके हमेशा मित्र रहे। और जहां तक उनकी नीतियां देखिए तो मुझे स्मरण आता है दिवाकर साहब की, जब बिल क्लिंटन अमेरिकन राष्ट्रपति हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था कि जापान का जो निप्पॉन है, जो सूरज है वो डूबने लग गया है, और उन्होंने अर्थव्यवस्था के तौर पर बात की थी। लेकिन शिंजो आबे की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिसको शिंजोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, उसने वापस से जो जापानीज अर्थव्यवस्था थी उसमें जान फूकने का काम किया था। और मिलिट्रीली भी देखे आप तो वो इतने पैसिफिस्ट नहीं थे। हालांकि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन थे कई बार उनको रोक देता था, क्योंकि जापान के सैन्यकरण में सबसे बड़ी कोई बाधा है आज के समय तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की निगरानी में जो संविधान बना था वो सबसे बड़ी बाधा क्रिएट करता है। और धीरे धीरे जापान को वो सैन्यकरण की तरफ ले जा रहे थे। आप ये देखिए कि पिछले एक दशक में हम देखें तो जापानीज नेवी ने काफी अपने आप को बिल्डअप किया है, जापानीज एयरफोर्स ने अपना काफी हद तक बिल्डअप किया है। अब जापान जो है वो मिसाइल की भी बात करता था, तो कहीं न कहीं जापान का सैन्यकरण उन्होंने शुरू किया था। उनकी आप नीतियों को देखिए तो क्वाड का आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया था। चाइना को कैसे रोकना है उसका एक आर्किटेक्चर जो हुआ करता था, उसकी इंजीनियरिंग थी वो उन्होंने बनाई थी, स्पेशली फॉर साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक के लिए। तो उनका योगदान बहुत बड़ा था, सामरिक स्तर पर भी और इकोनॉमिक के स्तर पर भी। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के उनसे खास रिश्ते रहे, क्योंकि उनकी सोच मोदी जी की जो है वो भी सामरिक दृष्टिकोण से वैसी ही जाती है जैसे इनकी जाती है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है गुलेश जी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी इकोनॉमी पर सोच थी उसको लेकर के नाराजगी रही हो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने की जो सोच थी उसकी कोई नाराजगी रही हो, ये सारी नाराजगियां मिल गई। और इस व्यक्ति ने जिसने हत्या की वो किसी ऐसे प्रभाव में, किसी ऐसे संगठन या गुट के प्रभाव में रहा हो जिसके नजरिए से जापान शिंजो आबे के नेतृत्व में खतरनाक स्थिति में जा रहा था। शायद यही कारण हो सकता है। अभी तो सब किंतु और परंतु में है बातें। देखिए साहब, जब तक चीजें किंतु परंतु में होती हैं, आप यही कर सकते हैं कि कयासबाजी ऐतिहासिक प्रोस्पेक्ट को सामने रखते करें। और जिसके पास मैंने बताया था आपको 1992 में जो फायर हुआ था वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, और 1994 में जो फायर हुआ था प्रधानमंत्री या एक्स प्रधानमंत्री के ऊपर, तो उस दोनों समय और उसके बाद वहाँ के पुलिस चीफ के ऊपर भी फायर हुआ था जापान के। तो जब भी ऐसी चीजें पकड़ती है तो जो एक्सट्रीम दक्षिणपंथी वहां पर गुट है उन लोगों को पकड़ा गया है, उनका हाथ माना गया है। और जापान में भी एक्सट्रीम दक्षिणपंथी है, क्योंकि मैं बताया ना आपको कि जापान का इतिहास जो है वो उसके आधुनिक काल से अलग रहा है। तो ये जो दक्षिणपंथ है वो इतिहास वाली बात करता है कि जापान को वापस से वही जो शक्ति का केंद्र बनाना और उनका जो कल्चरल डोमिनेशन है। देखिए साहब, आप ये समझिए कि जापान बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो वो उनका जो कल्चर का रिस्टोरेशन करना, उनका पुराना सामरिक इतिहास को दोहराना, तो इस प्रकार के भी बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो दक्षिणपंथी ग्रुप जो जापान में है, अभी तक के जो चीजें पहले पाई गई थी वो उनमें उनका हाथ पाया गया था। तो कयासबाजी के हिसाब से हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि इस प्रकार के एलिमेंट्स हो, क्योंकि उनका एक इतिहास रहा है। कुल मिला के आप क्या मानते हैं कि भारत और जापान के संबंध जिस तरीके से शिंजो आबे के समय था, उसके बाद
वर्तमान प्रधानमंत्री किशिदा भी भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं। आपको लगता है कि शिंजो आबे का जो एक प्रभुत्व था और जो एक विरासत छोड़ी है उन्होंने, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों का संबंध है और भारत के साथ संबंधों का संबंध है, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा? क्या आप सोचते हैं ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई फर्क आएगा, क्योंकि देखिए जापान और भारत बेसिकली नेचुरल अलायंस में है, क्योंकि जापान को खतरा किससे है? वो चीन से रहता है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि यदि भारत का कोई दुश्मन वास्तव में है जिससे भारत को आगे जाके निर्णायक जंग लड़नी है, चाहे वो 10 साल बाद, 30 साल बाद या 40 साल बाद लड़ना हो, तो वो चीन है। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए, बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि दोनों देश आपस में मित्र देश की तरह ही परफॉर्म कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि एरिया भी यही है इंडो पैसिफिक का। हमको भी इधर ही रहना है, उनको भी इधर ही रहना है, और दोनों का कॉमन दुश्मन है जो कहीं ना कहीं एग्रेसिव पावर है। तो शिंजो आबे ने जिस प्रकार के नीति निर्माण करके चीजों को आगे लाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो विरासत है वो खत्म होगी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, क्योंकि राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट तो वहाँ है नहीं, वहाँ पर राजा हाँ, किंग है। तो प्रधानमंत्री कोई भी हो वहाँ पर, लेकिन जो विरासत छोड़ के गए हैं भारत के साथ, साझा विरासत वो रहेगी, भारत से दोस्ती बनी रहेगी। वो क्यों बनी रहेगी? क्योंकि रियलिस्ट सेंस में हम बात करें तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड है उसको कहते हैं चाइना, वो बॉन्ड मेड इन चाइना है। जी 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 साहब। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें गुलेश जी आपने बताई। चलते चलते एक आखिरी सवाल हम आपसे जरूर करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने ये बयान भी और ट्वीट करके भी कहा है कि मैंने अपना दोस्त खो दिया। इसका एक जो राजनयिक दृष्टिकोण से अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो जापान को हमने भावुक कर दिया, और उनके इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। शायद जापानी भी ये सोच रहे होंगे, नेतृत्व तो सोच ही रहा होगा। बिल्कुल सोच रहे हैं, क्योंकि मैं NHK जापान देख रहा था, जो उनका नेशनल टेलीविजन पे, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री के ट्वीट को दिखाया जा रहा था जी। तो जापान के मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ा है। और जापानीज बेसिकली कल्चरल लोग हैं, और जितनी भी कल्चरल सिविलाइजेशन होती हैं उनमें इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है कि अच्छे समय और बुरे समय कौन खड़ा था। तो जापानी डेफिनेटली उसको उस रूप में लेंगे कि बुरे समय का दोस्त हिंदुस्तान है, और इससे संबंधों की प्रगाढ़ता में विस्तार ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि एक दुखद खबर पर